माना कि 150 साल नाचे हैं, गाए हैं, भीख मांगी है, सिर्फ सेक्स वर्क किया है, मगर जिंदा रह गए हैं। आपकी जो पाकिस्तान की जो रैबिड राइट विंग है वो तो चलती ही इस चीज़ के ऊपर है कि अवाम जाहिल हो। पाकिस्तान के गरीब मर्द की मर्दानगी उसको उतना ना दे सकी जितना एक एलीट औरत की एलीटनेस ने उसको दे दिया। पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफराद और गरीब अफराद के इस्तेसाल में पाकिस्तान की एलीट औरत का उतना ही हाथ है जितना पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट का और फ्यूडल का। आई एम बाय द वे वेरी क्रिटिकल ऑफ LGBT। हम समझते हैं कि मर्द एक भी गंदी मंदी सी चीज़ है जो बेचारा साइड पे पड़ा हुआ है, हॉर्नीस आदमी है कोई। समथिंग वेरी चार्मिंग अबाउट मास्कुलिनिटी। मर्दानगी के अंदर कोई चीज़ बहुत, उसके अंदर भी एक जाज़बियत है। मेरे ऊपर तो आप सिर्फ ये अटैक करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है। मेरे पास तो आपकी 50 साल की जिंदगी है लाहौर की, अगर मैं कथा छठा खोलना चाहूँ तो। आई थिंक दिस इज इंस्पायरिंग नाउ। हाँ, मतलब ये एवोल्यूशन जो है ना, ये व्हेन वी सी यू, खासतौर पे मेरे लिए तो दिस इज इंस्पायरिंग। आई मीन आई वुड वांट माय किड्स टू नो यू थैंक एंड यू। दे गेट टू सी यू एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू मे बी। तो सो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि जब वो हमारी एज के आए तो किसी ऐसी पोजीशन में हो कि दे कुड डू समथिंग अबाउट इट। मेरे ख्याल से हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करूँगी आपके सवाल के जवाब को, और उसके अंदर हम बहुत बेहतर तरीके से इस बात को बयान कर पाएंगे। ख्वाजा सराओं का जो रहन सहन का तरीका था उसको फ़कीरी कहा जाता है, इंडिजिनस। और उसका मतलब बेसिकली ये था कि किसी भी एक इलाके के अंदर एक मखसूस घर, मकाम या जगह होती थी जहाँ पे ख्वाजा सरा आबाद होते थे। ओके। उसको मणि कहा जाता था। मणि, कि ये लैंड है और ये लैंड ख्वाजा सराओं का ही है, और उस पर एक बड़ा ख्वाजा सरा या 2-3 बड़े ख्वाजा सरा होंगे और उनके फिर आगे चेले होंगे, उनके परिवार होंगे जो कि वहाँ पे रहेंगे। और जब वो ख्वाजा सरा मर जाएंगे तो उनका ही कोई चेला ऊपर आएगा, उसको चौधराहट दी जाती है, बाकायदा उसको पगड़ी पहनाई जाती थी। हर कल्चर की अपनी रसूमात है। मेरा ताल्लुक सिंधी धड़े से, हमारे यहाँ चौधराहट नहीं होती, पंजाबी ख्वाजा सराओं के अंदर चौधराहट होती है। वहाँ पर उनको चौधराहट दी जाती थी और वो इलाका उनके अंडर आ जाता था। उस इलाके का बाकायदा एक एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, उसको विरत कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मणि के जितने भी ख्वाजा सरा हैं, ये जुमेरात के जुमेरात सिर्फ चंदा जमा करने या मौला के नाम पे या इमाम हुसैन के नाम पे कुछ पैसे वगैरह जमा करेंगे, घर आएंगे, हमारी भी लंगर रोटी चलेगी, हम और लोगों का भी लंगर वगैरह चलाएंगे, एक अलम भी चढ़ाया जाएगा, एक अलम पाक, दिए भी जलाए जाएंगे, एंड दैट इज़ इट। ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जो कि यूँ चलेगी। और क्योंकि आप जुमेरात के जुमेरात लोगों के घरों में जा रहे हो तो आपको पता है कौन प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपका ख्वाजा सरा का औरत से पर्दा नहीं है, ठीक है। आपको पता है किसकी शादी होने वाली है, किसकी बात कहाँ हो रही है। और क्योंकि आप रॉयल एडवाइज़र्स रह चुके हैं पहले, आपको पर्दादारी भी रखनी आती है, और आपको मर्द की मर्दानगी की भी समझ है, आपको औरत की जनानगी की भी समझ है। तो आप माशरे के एक बाहमी रवाबत भी अच्छे तरीके से कायम कर रख सकते थे। तो इसलिए अगर आप लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम और रूरल सोसाइटीज़ के अंदर देखें तो ख्वाजा सराओं का और बुज़ुर्ग औरतों का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। ख्वाजा सरा की बेस्ट फ्रेंड्स होती है हर घर की दादी, हर घर की नानी। एग्जैक्टली। वो इज़्ज़त करवाती हैं तमाम बच्चों से। वो इस वजह से उनके पास वो विजडम होता है, वो उस विजडम की कैरियर्स होती हैं। तो जब एक बेटा पैदा होगा या किसी की शादी होगी तो उन ख्वाजा सरा को सोना दिया जाएगा बाकायदा, और कहा जाएगा कि ये दुआ करें, और उनकी दुआ लगती है। तो यानी कि ये बेगिंग नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि चल रहा है, और इसके अंदर कभी कभार बड़े गिफ्ट्स आते हैं। और वो ख्वाजा सरा ओवर 40 ईयर्स 50 ईयर जहाँ पे रह रही है वो सोना जमा करेगी। तो बाय द एंड ऑफ हर लाइफ उसके पास अच्छा खास सोना जमा हुआ है। इट्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो वो जब फोत हो रही होगी तो अपने चेले में वो चीज़ बांटेगी। तो एक पूरा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जो कि बना हुआ था। लेकिन मॉडर्निटी के अंदर ये सिस्टम तार तार हो गया। दौर जिद्दत के अंदर ख्वाजा सरा इस सिस्टम को चला ही नहीं सके, क्योंकि आप किन गलियों में घूमेंगे फिरेंगे। अब आप जिन शहरों के अंदर घूम फिरे वहाँ पे तो लोग आ, कहीं और से आए हुए वहाँ हैं, के है गैर ही नहीं। मकीम है। वो तो वहाँ की वो सकाफत ही नहीं समझते, वरना तो लोग भी वहाँ के थे। ख्वाजा सरा भी वहाँ की थी, वो ज़बान भी समझती थी, उसको कबीलों का भी पता था, उसको पता है कौन कौन है कौन क्या है। तो एक बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम था। और आज भी अगर आप इनर पंजाब में एटलीस्ट जाएँ तो आपको सिस्टम नज़र आता है। मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि आप फैज़ी को दावत दें, जो पाकिस्तान की पहली एम फिल ख्वाजा सरा थी, एम फिल इन उर्दू, और अब उनकी इकबालियात के अंदर PhD जारी है, और वो टीचिंग भी करती हैं टोबा टेक्सन के अंदर। वो अभी तक के सिस्टम के अंदर घुड़ी हुई हैं। मैं उनसे जब मिलने के लिए टोबा टेक्सन गई थी तो मैं उनके साथ गई थी जब वो घरों में सलाम करने के लिए जा रही थी। मुझे बिल्कुल घरों में औरतों के साथ जनान खाने के अंदर बैठाया गया कि आप बैठे सलाम दुआ करें, हम सबके बच्चों से मिलें। प्रीटी नॉर्मल है पंजाब में, तो बहुत अंदरून नॉर्मल है। पंजाब में तो बहुत नॉर्मल इट्स अ है। वेरी रिस्पेक्टफुल सिस्टम, सो इट या बेसिकली कम्स फ्रॉम बहुत देयर। डिसेंट, बहुत बहुत डिसेंट। डिसेंट। लेकिन जब नए दौर के अंदर ख्वाजा सरा घरों से भागे और इलाकों में आके रहना शुरू हुए और लोग आके आबाद हुए तो ये एक भीख मांगने का सिस्टम बन गया।
एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज मेरा वेयर ख्याल है द कि लोगों डेवलपमेंट ने इंटरप्रेट इसको इस तरह से किया कि शायद ये भीख मांगने आते हैं, नहीं, वो तो बन भी बात कुछ वही वैसे ही थी। गया। इस पूरे सिस्टम को टोली कहा जाता है। हम्म टोली, ये बाकायदा ख्वाजा सराओ, यानी कि मेरा ताल्लुक जिस घराने से है, हमारे घराने के अंदर भी टोली होती है। मैं टोली नहीं करती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मेरे गुरु ने कभी मुझसे टोली करवाई भी नहीं है, ना उन्होंने मुझे बोला है कि तुम टोली करोगी, क्योंकि अब जिद्दत आ रही है ना। लेकिन मेरी बाकी जितनी भी गुरु बहनें हैं वो तमाम टोली करती हैं आज भी सिंध के अंदर। वो अपने इलाकों के अंदर जानी जाती हैं, मानी जाती हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो दुआएं देती हैं। सो वो एक वो सिस्टम है। इसके अलावा जो एक लाइन है उसको हम तमाशा लाइन कहते हैं। ये वो वाली ख्वाजा सराज हैं जो कि हसीन होती हैं, जो अपने हुस्न पे पैसा लगाती हैं, जो डांसर्स होती हैं, या जो सेक्स वर्क की तरफ चली जाती हैं मंजिल। लेकिन डांस लाइन को हम लोग बेसिकली वो मेलों पे जाती हैं। अगर गरीबी उसकी तरफ, अगर हम लोग गरीबी भी नहीं, रूरल की तरफ अगर हम लोग आए तो वो मेलों पे होती हैं, श्राइन्स पे होती हैं। श्राइन्स उन में। वाली ख्वाजा सराओं को तमाशा लाइन वाली ख्वाजा सरा कहा जाता है। टोली वाली ख्वाजा सरा अलग होती है। और आपका जो सवाल था वो टोली वाली ख्वाजा सरा से अच्छा, लिंक था। जो वो भीख वाला जो सीन जी सिलसिला बिल्कुल, चला है, बिल्कुल। सही। तो गुरु का रोल ऐसा क्या होता है? वो गार्डियन है, पेरेंट के तौर पे, बिल्कुल जी। पेरेंट के तौर पे। गार्डियन है। और हमारा एक बड़ा अपना एक सिस्टम है, हमारा जो ख्वाजा नहीं, सरा तो उसका सिस्टम। लीगल स्टेटस क्या होगा फिर? कुछ भी लीगल स्टेटस उसका ये होता है कि वो वाले ख्वाजा सरा जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप ने कबूल नहीं करना उनको, तो ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड पे बाप के नाम की जगह गुरु का नाम डलवा सकते हो। ओह, यस, तो ये तो बहुत अच्छा है। यानी पाकिस्तान का कानून बहुत अच्छा कानून है। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस लॉ। हमने बहुत मेहनत के साथ अपने सिस्टम, अपने कल्चर के अंदर रहते हुए ये कानून बनाया था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके ऊपर इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, जस्ट बिकॉज उस ज़माने में रिपब्लिकन्स की, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी की और पाकिस्तान की राइट विंग जमातों की अलायंस हुई हुई थी। और ये अलायंस भी जो मीडिएट कराई थी, ये इन इंटरमीडिएट ग्रुप्स ने कराई थी जो कि पाकिस्तान से बरतानिया या यूरोप तालीम हासिल करने के लिए गए। 5 पिलर्स के साथ इनकी दोस्तियाँ हुई, यानी कि वहाँ के जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं उन्होंने वापस पाकिस्तान के अंदर आके इसको इन्फ्लुएंस किया है। एंड आई थिंक द स्टेट नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन इट इवेंचुअली, बिकॉज ये तो वो सारे वो वाले लोग हैं, हिजब ut तहरीर वाले, चूटी वाले। एंड हम सबको पता है कि बहुत आराम से पाकिस्तान को ब्लाइंड साइड करके यहाँ पे इंटरनेशनल जहादिस्ट रिक्रूटमेंट की पाइपलाइंस तैयार कर दी जाती हैं। लॉ हमारा बड़ा प्यारा था कि ख्वाजा सरा के माँ बाप उससे बात नहीं करते, वो उसे कबूल नहीं करना चाहते, अब वो शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाएगी? तो उसका गुरु उसके साथ आ सकता है। और कल को वो कहीं पे फंसेगी, कुछ भी होगा, अगर फादर्स नेम नहीं लग सकता क्योंकि फादर ने आना ही नहीं है, तो आगे आप गुरु का नेम लगा सकते हैं वार्ड ऑफ लिख के। सही सही सही। ये मारिया बी कंट्रोवर्सी याद है आप? मुझे क्या याद है, हर 2 हफ्ते के बाद वो खातून मेरे ऊपर एक नई वीडियो बनाती हैं हाँ, उनको सही काम मिला हुआ है। और ये कोई एलीट की कोई खास ऑब्सेशन है मेरे साथ। कि हाँ, सीरियसली कोई मसला है उनको, कोई Yes, पर्सनल है, कोई इशू के? because for the first time they've come across a Khaja Sara woman who speaks better English than them, हाँ, who is elite ये भी passing, because elite passing पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को eliteness के साथ लिंक किया जाता है। और पाकिस्तान की औरत, पाकिस्तान की elite औरत तब तक खुश है जब तक उसकी eliteness preserved है। पाकिस्तान की elite औरत कभी भी सोशलिस्ट नहीं होगी। पाकिस्तान की elite औरत कभी भी क्लास एबोलिशन में यकीन नहीं रखेगी, क्योंकि पाकिस्तान की एलीट औरत को सिर्फ अपने एलीट होने की वजह से जो हकूक़ मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रिविलेज है कि वो पाकिस्तान के गरीब मर्द से 100 गुना बेहतर है। पाकिस्तान की हर एलीट औरत पाकिस्तान के हर गरीब मर्द से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान के गरीब मर्द की मर्दानगी उसको उतना ना दे सकी जितना एक एलीट औरत की एलीटनेस ने उसको दे दिया। और एलीटनेस का मतलब ये है कि कोई आपसे कमतर है तो आप एलीट हैं। रिचनेस का somebody has to be poor for you to be rich। और पाकिस्तान की एलीट औरत के लिए ख्वाजा सरा हमेशा एक पिटी ऑब्जेक्ट था, जिसको वो ट्रैफिक के सिग्नल पे 100 रुपया 500 रुपया दे के अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान की एलीट औरत एक ऑप्रेसिव औरत है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफराद और गरीब अफराद के इस्तेसाल में पाकिस्तान की एलीट औरत का उतना ही हाथ है जितना पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट का और फ्यूडल का। वो उसके अंदर शामिल है, उसकी ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि वो क्रिएट करती है वो क्लास कंडीशंस। वो अपनी जनानगी के ज़रिए, अपनी एलीट जनानगी के ज़रिए वो क्लास कंडीशंस क्रिएट करती है कि बाकी औरतें एस्पायर करें कि हम भी इस जैसी बने जहाँ पे हमसे भी नीचे कोई औरतें हों। यानी आपकी अच्छाई, आपकी ज़ाती महसूस की गई अच्छाई आपके कर्मों से डिटर्मिन नहीं हो रही, बल्कि आपके एलीट स्टेटस से डिटर्मिन हो रही है। सो जब आपने इस सिस्टम को ही अपेंड कर दिया, अब आपके साथ एक ख्वाजा सरा बैठी हुई है जो कि आपकी ज़बान बोल सकती है। शी कैन लुक एज गुड एज यू और परहैप्स बेटर देन यू। शी शी इज मोर आर्टिकुलेट।
ये मैं अगर मैं अपनी बात ना मैं नहीं करी बिल्कुल भी, मैं जनरली में ओवरऑल एक मैं बात कर रही हूँ, इट थ्रेटन्स हर बिकॉज उसका ये मानना है, मारिया बी की बात मैं नहीं करी, मैं लीड वुमन की बात कर रही हूँ। लीड वुमन का ये मानना है कि इस टेबल पे सिर्फ 4 सीट्स हैं, 3 मर्दों की हैं और एक मैंने लड़ लड़ के लिया। ये कह कह के औरतों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब फाइनली मैं जब इधर आ गई हूँ तो मुझे पता चला कि 5वीं कुर्सी भी आ रही है जिसपे ख्वाजा सरा बैठी हुई है। एक्सक्यूज मी, यू कांट सिट विद अस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके बाहर खड़ी हो दरवाजे से। मैं निकलते हुए तुम्हें 1000 रुपये का नोट पकड़ा के चली जाऊंगी, जो कि बहुत बड़ा नोट है। यहाँ पर तो लोग 10 में भी खुश हो जाते हैं, मैं वो देकर चली जाऊंगी ना, काफ़ी है। ये देख, वाई आर यू हेयर? सो आई थिंक इट्स वेरी दैट, आई थिंक इट्स ऑल्सो पर्सनल एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल। कि अगर आप एक आर्टिफिशियल कल्चर वॉर क्रिएट करो, तो वो आर्टिफिशियल कल्चर वॉर क्रिएट करके आप अपना एक मॉरल इमेज प्रोजेक्ट करते हो। जब आपने अपनी एक मॉरल इमेज प्रोजेक्ट कर दी, अखलाकियात के ऊपर मबनी आपने अपना एक इमेज बना दिया हुआ है, तो आप कितना करोड़ों में कमा रहे हो, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप जिस मकान के अंदर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कहीं वो आपको लैंड इसलिए तो नहीं मिला क्योंकि आपके वालिद साहब उस सोसाइटी के बोर्ड के ऊपर थे। And I think I should pass a document on to you if you want to run it while I was saying all of this. So I think what it happens is जब भी elite पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की elite moral wars में या culture wars में engage करती है, जब उस किस्म की सकाफती जंगें उठाती है, लगाती है, तो वाजे हो जाता है कि वो अपना कुछ छुपा रहे हैं, वो अपनी eliteness छुपा रहे हैं। और हमें कोमेलूत कहा जाता है ना। मारिया बी का सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये कि ये कोमेलूत है, कोमेलूत है, कोमेलूत है। आप कुरान उठाएं, मुझे बड़ा बताएं बड़ा अजीब सा ये कोमेलूत वर्ड में है। कहाँ ख्वाजा सरा है? हाँ, वो तो मर्द है। चलें, अगर आप ये कहती हैं कि हम भी ख्वाजा सरा नहीं हैं, हम मर्द हैं जिन्होंने औरतों का लिबास पहना हुआ है। आई मीन मर्दों को औरतों का लिबास पहने हुए आपने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ, और ख्वाजा सराओं को भी आपने औरतों के लिबास में देखा हुआ। आई मीन फ़र्क साफ वाजे है, मुझे इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अदर दैन दैट, कोमेलूत में कितने मर्दों ने औरतों का लिबास पहना हुआ था? शायद किसी ने भी नहीं। तो कहाँ से आपके फॉल्स इक्विवेलेंस वो कर रही हैं, डिराइव कर रही हैं? तो ये वाजे है कि ना इनके पास रिलीजन की नॉलेज की भी कमी है, कल्चर वॉर्स है जिसके अंदर वो इंगेज कर रही हैं। और ये होता है, ये हर मुल्क के अंदर होता है। हर मुल्क के अंदर एक मिडिल एज्ड वुमेन मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरने के बाद व्हेन दे आर इन देयर 40s और 50s, तो उनका कंजर्वेटिव स्पिन आता है जिसके अंदर वो ऊट पटांग किस्म की बातें करती हैं कि जी हाय माशरा ख़राब हो रहा है, हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था। मारिया बी का अपना भी कोई इतना क्वेश्चन जिसे कहते हैं इतना प्रिस्टीन किस्म का उनका अपना कैरेक्टर, उनका अपना पास नहीं रह चुका। आई एम नॉट वन टू मडस्लिंग, लेकिन अगर हम लोगों ने करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर अगर आना हुआ है, मारिया बी और मैं आमने सामने बैठे हुए और एक मनाजरा होता है किरदार का, जिसमें मुझे 4 बातें सुनाती हैं और मैं उनको 4 बातें सुनाती हूँ, तो आई एम प्रीटी सर्टेन आई एम गोइंग टू विन इन दैट। बिकॉज मेरे ऊपर तो आप सिर्फ ये अटैक करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है, मेरे पास तो आपकी 50 साल की ज़िंदगी है लाहौर की, अगर मैं कथा छठा खोलना चाहूँ तो। सो इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग व्हाट दैट वुमन इज़ डूइंग एंड इट्स ओके। I mean, she can continue doing that for me. It's like cute to see that she is so obsessed with me. अदर देन दी लीड, बहुत सारे लोग हम ट्विटर पे भी देखते हैं, कुछ भी मुंह में कह रहे होते हैं। तो कैसे इतना रिजिलियंटली और इतना कॉन्फिडेंटली आप इनको फेस करती हैं ना? मतलब बड़े बड़े बंदे जो हैं, जो हम मस्कुलिनिटी जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेंथ, वो मतलब लड़खड़ा जाते हैं। तो हाउ यू ड्रॉ दिस स्ट्रेंथ? I think because I've been bullied a lot as a child. तो जब भी मुझे कोई बुरी बात कह रहा होता है, मैं उससे कह रही होती हूँ कि तुम मुझे क्या ही कुछ बुरा कह दोगे क्या? तो सुना यानी कि हुआ द है कॉमनेस्ट थिंग जो मैंने सुनी आज तक, जो मुझे बेसिकली तमाम चीज़ें बाय द वे मेजॉरिटी 90% ऑफ देम कम फ्रॉम पीटीआई। ये भी मानना पड़ेगा, पीटीआई की सोशल मीडिया फैन बेस से आती हैं चीज़ें, जो कि हर किसी को गालियाँ निकाल रही हैं। सीएम पंजाब को उन्होंने नहीं छोड़ा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, सदर अवामी नेशनल पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने किसको छोड़ा है? फिर मैं क्या चीज़ हूँ उनके आगे? अब अपनों को नहीं छोड़ते वो, तो अपनों के पीछे लग जाते हैं। तो मेजॉरिटी तो वहाँ से आ रही है। लेकिन जब आप डार्कनेस में से गुजरे होते हो ना, आई हैव बीन थ्रू डार्कनेस, और डार्कनेस का मतलब ये भी है कि मैं उन फेज में से गुजरी हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप को बहुत सी बातें की हुई हैं, मैंने खुद को बहुत चांटे मारे हुए हैं, मैंने खुद को बहुत मलामत किया हुआ है। तो आप एक ऐसी बंदी जो कि मौत को बहुत करीब से सूंघ के गुजरी हुई हो, उसको आप क्या ऐसा बुरा कह देंगे जो उसने खुद को नहीं कहा? तो बहुत से लोग जब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब तो मैं नीचे पहले कुछ उनको जवाब नहीं दिया करती थी, अब तो मैं एक्चुअली में जवाब देती हूँ नीचे। मैं कहती हूँ कि दिस इज सो बोरिंग, इससे अच्छी तो अपनी बेइज्जती मैं खुद कर दूँ। यानी कि ये क्या है, खुसरा? लेकिन वो तो मैं हूँ, ये गाली कैसे है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू that's से? part of my identity. दैट इज हु आई एम। Yeah, that's ये तो कुछ मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ भी ख्वाजा सरा, लाइक वेयर इज द गाली इन दैट? ये तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको मर्द कहूँ या किसी औरत को औरत कहूँ। तो अ लॉट ऑफ दिस थिंग जो कि बेसिकली लोग सोशल मीडिया पे गालियाँ निकालते हैं, बेसिकली गाली नहीं होती, ये होता है कि औकात में रहो। हाउ डेयर यू
हाउ डेयर यू एज अ ख्वाजा सरा पर्सन ओह गिव एन यस। ओपिनियन? तुम्हारी औकात कोठे खाने में है, तुम्हारी औकात सड़क के ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर है, तुम्हारी औकात पत्थरों के ऊपर है किसी की शादी मेहंदी की पिछली रात पे, और हम उस औकात को चैलेंज कर रही हैं कि नहीं जी मेरी औकात और वो कुछ है तुमसे भी बेहतर है, मेरी औकात मेरी सीवी में है। निकालो फिर सीवी, देखते हैं मेरा तुम्हारा एक्सपीरियंस मैच करता है कि नहीं। अब बैठते हैं 3 घंटे के टेस्ट में, एक टॉपिक तुम्हें मिले वही टॉपिक मुझे मिले, देखते हैं कौन ऐसे लिखता है उसके ऊपर। हम अब उधर आके टक्कर ले रहे हैं ना लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हाउ आर दीज पीपल बीटिंग अस एट आवर गेम, कि ख्वाजा सराएं अब औरतों से जनानगी का मुकाबला करेंगी। यानी कि मैं तो फैशन डिज़ाइनर थी एंड सडनली मेहरा तो चले, मैं तो कोई इतनी हसीन नहीं हूँ, लेकिन आप अगर पाकिस्तान की मशहूर 5-6 ख्वाजा सराएं उठा के देखें, मुकाबला नहीं है। जवाब महक मलिक राइट नाउ, हाँ, वेल्थ में देखें। महक मलिक is making 5 times what the next highest paid female stage actor is making. Unheard of. नरगस को एक स्टेज शो का उतना नहीं मिलता था जितना महक मलिक को आज 2024 के अंदर मिल रहा है। इस लेवल पे ख्वाजा सराओं ने गेम चुक के रख दिया पिछले 5-6 सालों के अंदर, यानी कि हम लोगों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया कि अब हम आ गई और अब हम वापस पीछे नहीं जा रही। हमने वो जिंदगी देखी हुई है, हमने उस तरफ नहीं जाना, अब हम लोग एक नॉर्मल सिटीजन्स के तौर पे आगे आना चाहती हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट। और मेरा रेजिलियंस भी यही है कि भाई मेरी यही एक ज़िंदगी है, मैंने यही एक ज़िंदगी गुजारनी है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब कुछ साइड पर रखें, कल को मेरा खुदा सिर्फ मुझे अपने सामने खड़ा करके ये बोलता है कि मैंने एक रूह तुम्हें दी थी जो तुम्हारे अंदर थी, जैसे तुम हम कलाम हुई हो, क्योंकि रूहानी मैं हूँ थोड़ी सी। यू नो हु यू आर, यू नो वॉट लाइफ इज़, यू नो वॉट यू आर केपेबल ऑफ, डिड यू ट्राई? अगर मेरा मालिक मुझसे कल सिर्फ ये सवाल पूछे, कोशिश की थी, हिम्मत मैं दे देता ना देता वो अलग बात है, बीच में हार मान लेती, निकली थी जहद के रास्ते पे अपने जो तुम्हारा है। आखिर में बात वही अगर आती कि तोरे मंदिर में जो नहीं आया वो तो तुम ही थे, तो फिर मैं क्या जवाब दूं? तो फिर तुम्हें ख्वाजा सरा बनने की तो जहन्नम में नहीं जाऊंगी। Each and every single one of us has been given a potential by the Almighty, all of us, and we have to live on that potential, and I'm going to live on that potential. That is how I think my quote unquote resilience comes from, कि भाई मुझे पता है मेरी ज़िंदगी क्या है और मैंने अपनी ज़िंदगी, मुझे नहीं पता बाय द वे मेरी ज़िंदगी क्या है, एक सफ़र है, हम भी डिस्कवरी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू, मैं साइड पे आके नहीं बैठने लगी बिकॉज कोई चीचों की मलियाँ के अंदर बैठा हुआ जवेद जो है तो वो मुझे ट्विटर के ऊपर खुसरा कह रहा है, वो भी फेक अकाउंट से वो आके। भी फेक अकाउंट से, या कोई मासूम सी खातून जिसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरे मुंह पे दाने हैं, तो शायद मेरी फुफी का बेटा जिस पे मेरा क्रश है वो मुझसे शादी ना करे, मेरी छोटी बहन से कर ले, तो इसलिए आओ इंटरनेट पर जाके मैं रब को गालियाँ निकालें कि इसकी स्किन इतनी क्लियर क्यों है। आई मीन अगर इतना पेटी आपका इशू है तो मैं आप, आई मीन आई एम नॉट बॉदर्ड बाय ऑल ऑफ दीज पीपल। ये यकीनन यकीनन भाई से हसद है उनके लिए। सड़ेंगी तो सही ना। देखें हुसन, फिर आर्टिकुलेशन, फिर इंटेलेक्ट और एजुकेशन, अमेरिका तो पढ़ के आई, तो उन्होंने मरना तो है। हाँ, और किसी से शादियाँ करके हाँ, उधर से पैसे लेके तो मैंने अपने कारोबार नहीं शुरू किया हुआ है, जो कुछ किया वो अपनी मेहनत पे किया हुआ है। तो ये तो या बहुत बड़ा मसला है उनके, या तो ये तो होगा। पाकिस्तान में आईडी कार्ड पे आईडी कार्ड आपको लगता है कि पिवटल था कि आईडी कार्ड में हमने आइडेंटिटी दी है, उससे लोगों की ज़िंदगी में, स्पेशली इस कम्युनिटी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है आईडी कार्ड से? मुझे मेरा तो है, मेरा तो पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ अपने आईडी कार्ड से, और मैं औरत का आईडी कार्ड भी करवा सकती थी अगर मैं चाहती तो। वो इस कानून के तहत नहीं था, उसका ये था कि मैं पूरे एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसेस से गुजरती, उसके बाद DHQ के अंदर, एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर्स मेरा मुआयना करते और वो इशू करते कि ये इसका जिस्म मर्द के ज़्यादा करीब है या औरत के ज़्यादा करीब है, और अगर वो औरत के ज़्यादा करीब होता तो फिर मुझे औरत का शनाख्ती कार्ड मिल जाता, लेकिन मैं उस साइड पे गई नहीं बिकॉज मैं अपने ख्वाजा सरा के शनाख्ती कार्ड पे एक्चुअली बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को निकाल निकाल के दिखाती हूँ अपना शनाख्ती कार्ड, जो मुझसे पूछते हैं कि ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड से मेरा जिन्स देखो, बिकॉज सारी ज़िंदगी हमें इसी जिन्स के टाइटल के साथ गाली दी गई है, टू द पॉइंट कि हमने अपने जिन्स को अपने लिए गाली बना लिया। तो जब आप उसको रिक्लेम करते हो ना कि नहीं मैं तो ये हूँ, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, इट फील्स वेरी पॉजिटिव। और बात ज़्यादा आईडी कार्ड के ऊपर ना जेंडर के खाने से ना एटलीस्ट आपको प्रिविलेज नहीं मिलती है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। पुलिस आपको रोके तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप देख लें।
अगर उसमें मर्द लिखा हुआ हो और आपका नाम भी जो है वो मर्दों वाला हो तो फिर आपकी हरासमेंट हो सकती है। अगर आप कहीं पे जाते हैं बैंक में अकाउंट वगैरह ओपन कराने के लिए तो हमको बता सकते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं ख्वाजा सरा हूँ। और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो उस पर भी नीचे एक्स लिखा हुआ होगा, या पुराने वाले पे ख्वाजा सरा लिखा होता था, तो वो समझ जाएंगे। तो उससे आपको एक एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि जी बंदा जेनुइन है, एक जेनुइन चीज़ है जो कि वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी मुझे ये लगता है कि पब्लिक काफ़ी रिस्पेक्टफुल भी है आपके अपने रवैये की, यानी कि मुझे आज तक एक दफ़ा भी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं फेस करना पड़ा। बलूचिस्तान के अंदर एक दो दफ़ा हुआ है, मैं दोस्तों के साथ निकली हुई थी, तो वहाँ पर आपको पता है पुलिस का सिक्योरिटी का रवैया वरना ही बहुत सख्त होता है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग इंसर्जेंसी। तो उन्होंने जब मेरे दोस्तों के साथ उन्होंने मेरे दोस्तों को गाड़ी से बाहर निकाला और पूछा कि अंदर कौन बैठाई हुई है, हम्म, और मेरे दोस्त बलोच थे हम्म, और उनकी फिर अपनी एक मर्दाना गैरत है कि भाई ज़मीन हमारी, धरती हमारी, तुम और हमारा फला मेहमान है। जगह के हमारा मेहमान है, हम्म, हमारे साथ है, हमारी फैमिली। और मैं बाय द वे मेरी सबके मेरे दोस्तों की फैमिलीज़ के साथ फ्रेंडशिप्स हैं, उनकी अम्मी अबू से मैं मिलती हूँ। तो लाइक वो वाला सीन भी है, घर में अम्मी अबू इंतज़ार करें, हम इसको पहाड़ दिखाने के लिए लाए हैं, तो ये किस किस्म की बदतमीज़ी इसके साथ हो रही है। मैं अंदर गाड़ी से उनको बोल रही हूँ कि यार प्लीज़ मुझे निकल के बात करने दो, पर्दे का मसला मैं नहीं कर है। लांगी। हाँ, मैं उनको अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह दिखा दी और इवेंचुअली वो आया संगते ही, और उसको मैं CNIC निकाल के दिखाया और उसने उसको एक्स का जेंडर देखा और फिर उसने मुझे देखा, तो उसने फिर मुझे बोला कि जी सॉरी मैडम, जाएँ आप। तो यानी कि ये होता है कि उनको फिर हो जाता है कि अच्छा नहीं, कोई जेन्युइन बात है, ये ऐवी कहीं से किसी चौक शौक से पकड़ के तो नहीं, उनके दिमाग में तो ये बात आएगी ना कि ट्रांसजेंडर बंदी या कोई सड़क से कोई लड़की उठा के लाए हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज बहुत सारे सेक्स हैं वर्कर हमारे है, कोई माइंड पहाड़ों में। में लेके गए हुए थे सेक्स वर्क करने के लिए और अब वापस लेकर आ रहे हैं, तो सो उनको बुली करना चाह रहे होंगे या अपना चाय पानी का खर्चा निकालना चाह रहे होंगे। सो इट्स बेसिकली दैट। तो मुझे लगता है कि CNIC से ना वो शिफ्ट एक आया है कि अब वो जब देखते हैं उनको होता है कि अच्छा ओके नो जेन्युइन केस, हम हरासमेंट, अब और फिर मैं हरासमेंट की बात कर सकती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा देर तक रोके हरास कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूँ और मैं अपने दो दोस्तों के साथ इस शहर के अंदर घूमने फिरने के लिए बाहर निकली हुई हूँ। आपकी कोई वजह नहीं बनती कि आप मुझे इस वक्त रोकें, और अगर आपको मुझ पर जना का शक है जाए जाके पर्चा कटवाएं, पाकिस्तानी कानून में जना जुर्म है, जाएं कटवाएं, मेरा भी मेडिकल होगा, इनसा कोई मेडिकल होगा, और फिर मैं आप पे केस कराऊंगी हरासमेंट का 509 का, देखती हैं कौन जीतता है। उनको भी इस बात का पता है ना, तो फिर वो इस पर उजरा वो उनको होती है कि अच्छा नहीं ओके रिस्पेक्टेड सिटीजन, इसको सिटीजन के तौर पे रिस्पेक्ट करो। अगर मेरे शनाख्ती कार्ड पे मर्द लिखा हुआ होता और वो मुझे इस तरह देखते हैं तो उनके दिमाग में भी शायद आएगा कि अच्छा घर से छुप के निकला हुआ है, हॉस्टल किसी कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए हैं तो अपने शौक पूरे करने के लड़कों के साथ बाहर आया हुआ है, तो फिर वो मुझे हरास कर सकते हैं। लेकिन जब वो मेरा ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड देखते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं वहाँ पे। ये काफ़ी है। और क्या सिस्टमैटिक चेंजेस आप एक्सपेक्ट करती हैं? मतलब आईडी कार्ड के ऊपर बिल्ट ऑन करना चाहिए था रियासत को। देखिए मैं अपने लिए तो फिलहाल कुछ भी नहीं मांगूंगी एक्स्ट्रा, नहीं, कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए आई थिंक अब स्टेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब द स्टेट नीड्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रांसजेंडर पर्सनस एज वेरी, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स के अंदर ना आपको कुछ बहुत 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 स्मार्ट बंदियाँ मिलेंगी, बहुत स्मार्ट। दुनिया की तमाम लीडिंग ममालिक के अंदर टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन ट्रांसजेंडर वुमेन की आ रही है। ताइवान के अंदर ताइवान के अंदर उनकी मिनिस्टर फॉर सोशल एंड डिजिटल मीडिया ट्रांसजेंडर बंदी थी, और वो AI और मशीन लर्निंग की इंजीनियर है। तो सो बंदियाँ अब हमारी तगड़ी आ रही हैं आगे, और ट्रांसजेंडर वुमेन का काम करने का तरीका औरतों से मुख्तलिफ होता है क्योंकि हमने दुनिया मुख्तलिफ लेंस से देखी हुई है, प्लस हम पे बच्चे जन्ने का शादियों का प्रेशर नहीं है, ना हम उस सिस्टम में पढ़ना चाहती हैं, कुछ ही हैं। मेन टेंशन तो खत्म होगी। एग्जैक्टली मैं यही तो मुझे लोग कहते हैं ना, अगर अक्सर लोग कहते हैं अगर आप दोबारा कभी पैदा होना चाहिए तो औरत पैदा होना चाहेंगी कि मर्द पैदा होना चाहेंगे, ना से कि मैं महरब ख्वाजा सरा ही पैदा होना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी एक टेंशन है। अगर मैं औरत होती तो आज मैं पता नहीं किधर होती, खुदा जाने मैं किन टेंशनों के अंदर पड़ी हुई होती, क्या पता मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। अगर मैं मर्द होती तो मैं तो डेफिनेटली मेरी बहुत बुरे हाल होते। मेरे ख्याल से मर्दों बेचारों का तो बहुत ही बुरा हाल है, ख़ासतौर तौर पर इस इकोनॉमिक टेंशन के अंदर। मर्दानगी एक बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम है, यानी कि जो एक आर्टिफिशियल हम लोगों ने बनाया हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। आप देख रहे हैं मर्दों को, सारे मैन आजकल तो 30s के अंदर 40s के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इतना स्ट्रेस है, कितना वियर्ड किस्म के जेंडर नॉर्म्स है मैस्कुलिनिटी के। मेरे में एटलीस्ट मेरे पास ये फ्रीडम तो है कि मैं अपने नॉर्म्स खुद बना सकती हूँ। मेरे पे कभी शादी करने की टेंशन नहीं थी नहीं, आई नहीं। मेरी बहनें इसमें से गुजरी हैं, मेरे मेल कजन्स इसमें से गुजरे हैं, मैं गुजरी नहीं हूँ इस टेंशन में से कभी। तो मैं कितनी मेरे पास फ्रीडम है, कितनी मेरे पास लिबर्टी है इस चीज़ की। सो दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू बी ख्वाजा सरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना वजूद।
बंदों की राइट्स की जब बारी आएगी तो मेरा ख्याल है आप ही लीड करेंगी। हमें खुद भी नहीं पता था भाई। तो अच्छा एक आर्गुमेंट है आपका मिडिल क्लास फाशिज़्म वाला। ओह माय गॉड! हाँ, हाँ। वो मैंने भी कहीं पढ़ा था और फिर मैंने सुना भी है आपसे थोड़ा-सा। आपको लगता है वो कल्मिनेशन होगी उसकी पीटीआई में? हाँ, उसी में हुई है। 2013 में मैंने आर्टिकल लिखा था द फाइव टाइम्स के लिए, द राइज़ ऑफ मिडिल क्लास फाशिज़्म इन पाकिस्तान। अगर आज भी कोई गूगल करे तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो आर्काइव्ड वर्जन पढ़ा वैसे एक आर्टिकल का। मेरे ख्याल से पीटीआई वाज़ द कल्मिनेशन ऑफ इट। हुँ, पीटीआई वाज़ डेफिनिटली द कल्मिनेशन ऑफ इट। आई थिंक अब नाउ वी हैव मूव्ड बियॉन्ड मिडिल क्लास फाशिज़्म। आई थिंक मिडिल क्लास फाशिज़्म पिछले डेकेड का प्रॉब्लम था। आई थिंक अब आने वाले डेकेड का जो प्रॉब्लम है वो दैट इज़ गोइंग टू बी एनार्की। ओह! मेरे ख्याल से स्टेट इनसफिशिएंसी कि क्या स्टेट्स की ज़रूरत भी है कि नहीं। हुँ, और पुराने वक्तों में तो चलो ये था ना, आज से 10 साल पहले, अगर स्टेट नहीं तो फिर क्या। हुँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये वाली स्टेट नहीं चाहिए, हम अपनी स्टेट बनाएंगे। जो BLA का आर्ग्यूमेंट है, या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, अलकायदा का आर्ग्यूमेंट है, आप किसी कुर्दिस्तान वालों का आर्ग्यूमेंट है कि नॉट दिस स्टेट बट आर स्टेट। अब तो बात स्टेट से बियॉन्ड जा रही है ना, अब तो पोस्ट स्टेट की बात आ रही है, जिसकी तरफ इलॉन मस्क और ये जो ग्लोबल एलीट है ये दुनिया को पुश कर रहे हैं। अब जो नया मॉडल आ रहा है जो बड़ा छुपा हुआ है वो नुओ पॉलिटिक का है, NOOPOLITIK। वो ये करता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़रिए और इंफॉर्मेशन जनरेशन के ज़रिए हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि स्टेट से ऊपर हो, एक सुप्रा स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ एक इन्फ्लुएंस ग्लोबल जनरेशन गवर्नमेंट टाइप। ग्लोबल लेवल के ऊपर, जिससे हम लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस जनरेट कर रहे हैं, एंड दैट इन्फ्लुएंस इज मेकिंग पीपल टेक सर्टन एक्शंस, हुँ, एंड दो सर्टन एक्शंस इवेंचुअली हैव टू बेनिफिट द ग्लोबल एलीट। और ग्लोबल एलीट का जो राइट नाउ एजेंडा है वो ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस आ चुकी है, हम लोगों ने अपनी सेफ कंट्रीज और सेफ टाउन्स और अपनी सेफ कॉलोनीज बनानी है आउटसाइड ऑफ प्लैनेट अर्थ। सो एक जो ग्लोबल एलीट का तबका है लेड बाय एलॉन मस्क, वो मार्स और मून को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, और बाकी जो है वो दुनिया की अनइनहेबिटेड जगहों के ऊपर इस वक्त नई कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको लेबर चाहिए। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है मुझे। मूवीज़ में हमने बहुत देखा है ये। 15 ईयर्स के बाद ये वाला पॉडकास्ट दोबारा उठा के देखिएगा। मेहरब हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 15 साल पहले अनर्थ करती है कि ये होने वाला है, एंड दिस इज डेफिनेटली यानी हैपनिंग। दिस डेकेड इज़ फॉर एनार्की यानी द हम नेक्स्ट 50 अपने ईयर्स अपने जो माशरों में द एनार्की देखें। नेक्स्ट 50 ईयर्स आर फॉर एनार्की। और ये नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर यही होना है हमारे पास कि दुनिया के अंदर कुछ ममालिक और कुछ जगह जहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस है, उन जगहों को आपने बेसिकली स्वेट शॉप्स बनाना है। स्वेट शॉप्स ऑफ व्हाट? लेबरर्स। हुँ, लेबरर्स किस तरह के? दो तरह के। मेल लेबरर्स टू डू एक्चुअल हार्डकोर लेबर, जिन्होंने मार्स पे जाके, मून पे जाके या सहराओं के अंदर जाके इन कॉलोनीज़ को एक्चुअली बिल्ड करना है अपनी मेहनत से। एंड फीमेल लेबरर्स जो कि रिप्रोडक्शन के ज़रिए बेसिकली बच्चे पैदा करेंगी, जो कि आगे दोबारा इन्हीं कॉलोनीज़ को आबाद करना है जिन्होंने, और इवेंचुअली उन कॉलोनीज़ के अंदर जो सुपरा जो कंट्रोल होगा वो इन ग्लोबल एलीट का ही हमारे पास होगा। दिस इज़ हैपनिंग। ये हो रहा है, नियोम के अंदर हो रहा है। जो सऊदी अरब के अंदर नियोम बना है, ज़रा इंटरनेट पे गूगल, जो बन रही है एक नई सिटी उनकी, आर्किटेक्चरल द वंडर, लाइन और ज़रा सिर्फ नियम। उठा के चेक करें उसके अंदर डेथ रेट कितना है वर्कर्स हुँ, का, और वो तमाम वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं। हुँ, मार्स पे इलॉन मस्क जाना चाहते हैं ना कॉलोनी बनाने के लिए, आपको क्या लगता है वो कॉलोनी कौन बनाएगा? गोरे जाएंगे बनाने, मेहनत मजदूरी करना। बहुत मुश्किल है। अमेरिका जिसके अंदर आज गोरे रहते हैं, ये गोरों ने बनाया था, ब्लैक पीपल ने बनाया। हुँ, द वाइट मैन ऑलवेज प्लेज गेम्स, दैट्स हाउ इट इज। एक्टिविज़्म हो गया। हम्म। माशरे से पंगा ले लिया, एलीट से पंगा ले लिया हम्म। और बाउंड्री से निकल गए हम्म। और यानी आइस ब्रेकर मुझे लगता है कि आपका और शहज़ादी का जाना हम्म। एक आइस ब्रेकर है हमारे माशरे में ना। एक कोई वो क्या कहते हैं, खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा है और बात आगे चली है। और इसके बाद इस उस पोजीशन पे आके फिर पॉलिटिक्स हम्म। क्यों? आई लव पॉलिटिक्स। आपकी तो जो एजुकेशन है वो है पॉलिसी वाली, बिल्कुल। ठीक है? तो पॉलिसी वालों का काम है कि वो सजेस्ट करें, वो टेक्नोक्रेट बने। रेकमेंड हम्म। करें और पॉलिटिशियंस को बेसिकली एड करना, लेजिस्लेचर को एड करना कि यार हम्म। आपने कैसे हम्म। कानून बनाने हैं और उसमें तो एक्चुअली खुद पॉलिटिशियन बन जाना, फिर आपको पता है ना, तो गेम फिर पावर की हो जाती है। हम्म। तो ये कैसे फैसला किया पॉलिटिक्स का और फिर मतलब ये एएनपी की तरफ कैसे चला गया? ANP मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। आई हैड ऑलवेज लाइक्ड इट। मेरा हमेशा से ये रह चुका है कि प्रोग्रेस अगर आएगी तो वो ग्रास रूट्स और इंडिजिनस से ही आएगी, और ANP एक इंडिजिनस जमात है, इससे कोई भी मुनकर नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ANP की स्ट्रगल प्री पाकिस्तान खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की सूरत हाल में,
पोस्ट पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी की सूरत में और अब पख्तूनख्वा के अंदर एटलीस्ट अवामी नेशनल पार्टी की सूरत के अंदर ANP का एक सेंचुरी ओल्ड रोल है पॉलिटिक्स के अंदर. तो इट्स अ वेरी मच्योर पॉलिटिकल पार्टी. इट्स नॉट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी. उसकी एक सर्टन थॉट है जिसके साथ वो आ रही है. पहली बात तो ये. तो मुझे हमेशा ही लगता है कि पाकिस्तान में कभी अगर तरक्की आएगी और अगर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से ही आएगी, एक सुपर इम्पोज पॉलिटिकल पार्टी से हमारे पास वो नहीं आ सकती. मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक मैच्योर जमात कहना चाहूँगी बिकॉज अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50 ईयर्स हो चुके हैं ऑफ बीइंग इन एग्जिस्टेंस, राइट. यू नो, आफ्टर अवामी नेशनल पार्टी इट इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. मुस्लिम लीग तो वो नहीं रही जो, उसके रंग बदलते रहते हैं. हाँ मुस्लिम लीग वो वैसे भी, आई मीन मुस्लिम लीग यूज टू बी लाइक अलीगढ़ की जमात जिसका बेसिकली ईंट वटे का वैर था बाकी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ. अब तो वो नहीं रहा. अब तो लाइक आप आज की मुस्लिम लीग में तो आपको कहीं भी अलीगढ़ का रंग नज़र नहीं आता. PMLN इज़ अ वेरी पंजाब, मुस्लिम लीग पंजाब हाँ, मुस्लिम more, लीग लाहौर और and then पंजाब. it is Muslim League अलीगढ़ और मुस्लिम लीग पाकिस्तान for that matter. So पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक मैच्योरिटी आई है हमारे पास. सो पॉलिटिक्स मुझे इसलिए अट्रैक्ट करती रही है हमेशा से बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेयर द रियल एक्शन रियली हैपन्स. और मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को एक बहुत नेगेटिव लाइट में पाकिस्तान में पेंट किया जाता है जिसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इस्टेब्लिशमेंट का रह चुका है. इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान के सियासतदान को गंदा, नंगा, भूखा, खुद गर्ज, रेपिस्ट, डाकू, चोर, इस किस्म के अलकाबात से नवाजा है और उसकी एक ऐसी इमेज पेंट की है जो कि बहुत दूर है हकीकत से. अगर हम जाएं, अगर हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं जहाँ पे एक MNA होता है, एक MPA होता है, एक DC होता है, एक AC होता है, बाकी कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ EDOs वगैरह होते हैं, कुछ कस्टम के ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ ANF वालों के ऑफिशियल्स होते हैं. अगर हम एक लिस्ट बनाएं ऑफ द पावरफुल पीपल और अगर हम उनको करप्शन के ऊपर रैंक करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बॉटम पे रैंक करेंगे. टॉप के ऊपर आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस करप्शन के अंदर. हमारे पास पॉलिटिशियन बेचारा ऐवे ही बदनाम हो जाता है. पॉलिटिशियन का काम था लेजिस्लेटिव, उसका काम ब्यूरोक्रेटिव नहीं था, एग्जीक्यूटिव नहीं था, ना ही उसका काम जो था हमारे पास जुडिशरी वाला था. तो क्या पाकिस्तान के सियासतदान ने औरतों के हकूक़ के कानून पास किए? हाँ किए. क्या पाकिस्तान के सियासतदान ने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेप से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेप का प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो होना चाहिए, रेप होने के बाद उस तमाम चीज़ के लिए, ख्वाजा सराओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज़ का लॉ तो पाकिस्तान पास कर चुका है. क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को एक ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री कहा जाता है? अब वो लॉ आगे ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही. अब उनका रोना भी अपनी जगह पे जायज़ है. वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, द स्टेट इज़ अ पुअर स्टेट, हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा कि हम ये वाला काम कर सकें, या हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ में इतनी इंटरफेरेंस है कि हम ये वाले काम डिलीवर नहीं कर सकते. एंड अ लॉट ऑफ द प्लेसेस वी वांट टू डू दीज वर्क्स बट वी कांट डू दीज वर्क्स क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की वो प्रायोरिटीज़ होती हैं. पॉलिटिशियन तो अपना काम कर रहा है, उसका काम, आपका काम था कि आप उसको वोट डाल के असेंबली में भेजें ताकि वो लॉ बना सके, कानून साजी कर सके. तो ही और शी इज़ बेसिकली डूइंग देयर जॉब. So I do think that politicians are misunderstood people. I think politicians are generally nice people. They're not bad people. Some politicians are terrible, absolutely terrible. कुछ are corrupt to the core. जिनका काम ही सिर्फ टिकट बेचना और सीटें बेचना और तकर्रियाँ कराना है. पख्तूनख्वा के आप किसी भी इंसान से पूछ लें, काला ढाका ऊपर तोरगर से शुरू करें ना, नीचे आप लकी मरवत तक जाएं. आप ज़रा पूछें कि 11 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत रह चुकी है, इसके अंदर कितने कितने के ऊपर सीटें लगी हैं, टिकट कितने के बिके हैं. जो भी इनकलाबी इलेक्शन हुआ है 2024 का 8 फरवरी का, ज़रा टिकटों के पैसे तो जाके पूछें कितने कितने का टिकट बिका है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लग पता जाएगा. जो गंदगी भी है, देयर इज़ ऑल्सो नो डाउट अबाउट इट. और ये काम बाय द वे सिर्फ PTI ने नहीं किया, ये काम बड़ी एक दो बाकी और जमातों ने भी किया होगा. ANP का एटलीस्ट चलो मैं इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ ज़रूर कह सकती हूँ कि ANP में ये वाला काम नहीं होता. जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ANP के टिकट्स पर खड़े होने वाला बंदा या बंदी एलीट से ताल्लुक़ रखता ही नहीं है. आपके पास कॉमन मैन, कॉमन पॉलिटिकल वर्कर है ANP का, विच इज़ व्हाट मेक्स मी रिस्पेक्ट ANP. ANP पुट्स इट्स मनी वेयर इट्स माउथ इज. ANP अगर कह रही है कि हम अशरफिया की सियासत नहीं कर रहे, हम आम बंदे की सियासत कर रहे हैं, हम इंसानियत की सियासत कर रहे हैं, तो ANP में टिकट्स भी उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं. क्या ANP के अंदर कुछ जगहों पे सिर्फ खानों को या कुछ एलीट लोगों को टिकट नहीं मिले? ज़रूर मिले हैं. दूध के धुले हम भी नहीं हैं. 100% परफेक्शन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज वी आर नॉट अ परफेक्ट कंट्री. वी आर अ वेरी न्यू नेशन स्टेट. हम लोग को मुश्किल से 75-76 साल हुए हैं. अभी हमें उस लेवल ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे पहुंचते हुए बहुत वक्त लगेगा. अमेरिका में टिकट बिकते हैं भाई, बरतानिया में टिकट बिकते हैं आज भी.
350 साल की जमहूरियत है उनकी, 400 साल की उनकी जमहूरियत है, उसके बावजूद तो हमें भी वक्त लगेगा वहाँ पहुँचते हुए। तो मुझे सियासत में आना इसलिए पसंद था बिकॉज आई थिंक सियासत में जेन्युइनली आपको आवाम से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। अगर आप मसले हल करना चाहते हो ना, आई लाइक टू प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे मज़ा ही तब आता है जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अगर आप मुझे डे टू डे ऑपरेशन सिर्फ चलाने की जॉब देंगे ना, मैं मर जाऊँगी 3 दिन के अंदर। अगर आप मुझे एक गन में फेंकेंगे, बोलेंगे गन साफ करो, I will thrive in that role. That is my unique personality. So which is why I thought I should come into politics. और ANP, like I said, I always liked it. ANP ने मुझे अप्रोच किया कि इलेक्शंस आने वाले हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो है, आप मैनिफेस्टो पढ़ें और अगर आपको हमारा मैनिफेस्टो पसंद आता है तो आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड आई सेड कि आई थिंक आई वांट टू मेक एक्सप्लेनर वीडियोस। तो मैंने एक्सप्लेनर वीडियोस उनकी बनाई जो कि आज तक ANP की सबसे वायरल वीडियोस हैं, जिसमें हम उनका मैनिफेस्टो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन Emal Wali Khan basically just said, I want you to be in my cabinet, which I think is so honorable. So honorable for me, and such an honor for me, honestly, for the grandson, uh, for the great grandson of Raja Khan Khan. Abdul Ghaffar Khan, to basically just literally say, Mehrab, I want you on my cabinet. So honorable कि पश्तून माशरे के अंदर, और मैं पश्तून हूँ भी नहीं, मैं हज़ारे की हूँ। इतनी उनकी पॉलिटिकल फोरसाइट आप देखें कि एबटाबाद मानसरा की एक ख्वाजा सरा को मरकज़ी काबीना के इलेक्शन के अंदर उसको कहना कि यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शंस, एंड देन आई डिड दैट। और ANP का बड़ा मज़े का सिस्टम है कि हमारी एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी, एक इलेक्शन का इजलास बुलाया जाता है, उसमें सारे मेंबर्स आते हैं और एक बहुत बड़ा हमारा हॉल है बादशाह खान मरकज़ पेशावर के अंदर, और वहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं और लोग हाँ और नहीं के अंदर अपना वोट देते हैं। एंड आई तो स्टूड ये देयर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जी, और मैं हमें खड़ी हुई और मेरा नाम अनाउंस किया गया कि मरकज़ी काबीना की इस नशस्त के लिए ये उम्मीदवार है डॉक्टर मेहरा बवान, तो क्या आप लोग समझते हैं कि इनको इधर होना चाहिए? और सब ने एक रिजाउंडिंग यस बोला ANP के वर्कर्स ने, बिकॉज उनका ये था कि डिजिटल मीडिया पे मेहरब ने मैं बहुत डिफेंड किया, एंड इट वाज अ मोमेंट ऑफ ऑनर फॉर मी कि आई जस्ट वेंट देयर एंड आई सैट ऑन द स्टेज विद द अदर कैबिनेट मेंबर्स। ANP की अपील जैसे और दूसरी इंडिजिनस और असली वाली ओरिजिनल जमातें जो हैं, जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, उनकी अपील इतनी कम क्यों हो गई है? ये माशरे की वजह से कि माशरा चेंज हो गया है, या ये कि ANP पीछे रह गई है बहुत सारे मामलात में, पावर गेम में, या इसके और मुहर्रिकात? देखिए, मैं 3 मुहर्रिकात की तरफ आऊँगी। सबसे पहला तो ये है कि दिस हैज़ बिन डिलिबरेट एज वेल। ठीक है, ANP को कॉर्नर भी किया गया। हम ANP की इलेक्शन परफॉर्मेंस इन 2024 को 2008 से लेके 2019 तक ANP पे होने वाले हमलों से मावरा होकर नहीं देख सकते। ANP को ब्रूटली असॉल्ट किया गया, ANP का वर्कर मारा गया, ANP का लीडर मारा गया, शहीद किया गया, सॉरी मारा गया मैं क्यों कह रही हूँ। दैट इज व्हाट हैज बिन डन कोर लेवल पे जाके। कबायली इलाका जात के वो मशरान, वो मलिक जो ANP की सियासत समझते थे, जो बादशाह खान का मैसेज समझते थे, उनको पता था कि हमें एक नुमाइंदा जमात की ज़रूरत क्यों है जो पार्लियामान में जाके हमारा मुकदमा लड़ सके, उसकी ज़रूरत को समझते थे, उन अफराद को एलिमिनेट किया गया इंटायरली कम्प्लीटली। अब ANP अपनी मैयतें और अपने जनाजे उठाने के अंदर ही इतनी मसरूफ़ थी कि वो इतने काम कैसे कर सकती। और ये सारा कुछ करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और मैं बिल्कुल गलत बात नहीं बोलूँगी, जिस तरीके से एक ओपन फील्ड दी गई TTPTI को, ये तो सबको पता। कल तक लोग कहते थे कि आप गलत कहते हैं, इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि मेरे बारे में सिर्फ प्रोपागेंडा हो रहा है। आज फैज़ साहब पे जो लगी चार्जशीट है, जो कि बाय द वे नामुकम्मल है, खान साहब की जो दहशतगर्दों को वापस ला के की गई आबादकारी है, उनकी पार्टी का जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल के हाथ जोड़ के रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही सिर्फ नहीं, पाकिस्तान की पूरी आवाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपागेंडा की मुहिम चल रही है, हमें वाजे हो जाता है कि ये क्या था। हमें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो गुड तालिबान बैड तालिबान को सपोर्ट करने वाला एक फैक्शन मौजूद था, उसने कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को TTP के पोलिटिकल आर्म के तौर पर पख्तूनख्वा के अंदर लॉन्च किया। ये सब फंसे कब हैं? दोहा डील के बाद। दोहा डील ने काया पलटी, बिकॉज अब एंड गेम क्या होगी अब किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। सो ये पहली बात है, ये पहला पॉइंट है जो मैं रेस करना चाह रही थी कि हम ANP की पुअर परफॉर्मेंस इलेक्शंस को इस बात से हट के बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि ANP को डेसिमेट किया गया है, ब्रूटलाइज किया गया है, और किसी तरीके से इतनी गैस लाइटिंग की गई है कि ANP इज कंसिडर्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन क्राइम्स, कि आप अपनी वजह से मारे गए हैं। आप अगर हमारी तरह होते
अगर आप कहते कि तालिबान को पॉलिटिकल ऑफिस खोल के देना चाहिए, हम्म, अगर आप हमारी तरह 6,000 अफराद वापस ला के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेंट्रल पख्तूनख्वा के अंदर, सिर्फ कबायली इलाका जात के अंदर भी नहीं, मालाकंड के अंदर मेन शहरों में। ला के आप मेन शहरों में आबादकारी कर रहे हैं, तो आपको ना मारा जाता ना। तो हम जब जवाब में बोलते हैं कि लेकिन हमने तो निज़ाम अदल ऑर्डिनेंस भी लाने की कोशिश की थी, हम तो एक्चुअली उनके साथ टेबल पे बैठे थे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन साहब एक्चुअली वहाँ पे जाके मिल के आए थे बाबक साहब के साथ। उन्होंने पूरा अपना इंटरव्यू में बताया हुआ है, और इधर वो क्लाशन कॉफी लेकर खड़े हुए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप करें तो पीस प्रोसेस, हम करें तो घुटने टेक दिए। अजीब बात है। तो यानी कि ये जिस तरीके से एक पूरी एक रेटोरिक तैयार की गई, पूरा एक नैरेटिव तैयार किया गया, जिसमें पीटीआई को एक ओपन क्लीन स्लेट दी गई, ओपन ओपन पीटीआई को जगह दी गई है खैबर पख्तूनख्वा कि यहाँ पे आके अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करे किसी तरीके से टीटीपी को वापस लाने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। बाकी दो चीज़ें आर डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, और ये जवाब आपको शायद एएनपी से मेरे सिवा और कोई भी नहीं देगा। और ये हकीकत है, एएनपी वॉज लेट एंड एएनपी इज स्टिल लेट। मैं आज एएनपी की सेंट्रल कैबिनेट मेंबर हो के भी आपको बता रही हूँ कि एएनपी अभी भी प्रॉपरली एक वो उस गस्टो के साथ इस डेमोग्राफिक शिफ्ट को एड्रेस नहीं कर सकी है। पख्तूनख्वा के अंदर एक रैपिड यूथ बल जाया, और वो एक अर्बन यूथ है। इट्स अ रैपिडली अर्बनाइजिंग यूथ। उसको एक अर्बन मैसेजिंग चाहिए, उसको एक अर्बन विजुअल चाहिए, उसको वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल रिस्पेक्टफुल पख्तूनवली एक मशर वाला जो हमारे पास इमेज है, जो एएनपी बेसिकली फॉरवर्ड आगे रखती है, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। आपका ओल्डर वोटर उसको रिस्पॉन्ड कर, आपका यंग वोटर इज बोर्ड, उनको कुछ फ्रेश चाहिए। उनको अगर आप शानदाना गुलजार ला के देंगे पेशावर के अंदर, जिनकी अगर आप बात की शुरुआत और अख्ताम पकड़ के अगर आप उसको एनालाइज करें, तो आपको लगता है कि किसी ने आपको नर्सरी राइम और अलजबरा का फार्मूला और बिरयानी बनाने की रेसिपी एक ही बात में सुना दी है। ना सर है ना पैर है, कंस्पिरेसी थेरीज पे कंस्पिरेसी थेरीज हैं। हम उनको मजाक के तौर पर शानदाना गुलजार व्हाट्सएप प्रोडक्शन स्टूडियोज भी कहते हैं। दे आर विलिंग टू वोट फॉर हर। वाई? बिकॉज शी गिव्स दैट अर्बन वाइब। At the same time, they're also willing to vote for the urban, youthful, modern candidate of Awami National Party. Samar Bilor lost by 3,000 votes. And according to Samar Bilor, in Peshawar, a lot of this was managed by the ROs. Regardless, in this election, जहाँ पे हम कहते हैं कि PTI का clean sweep था, Samar Bilor had 33 to 36,000 votes from Peshawar city. Arbab Usman, educated from the US, brilliant mind, एनर्जी और इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रोफेशनल है, बोलते हैं तो मज़ा आता है, वन द इलेक्शन, सिटिंग इन पख्तूनख्वा असेंबली। निसार बाज, पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन का स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ग्रास रूट्स कन्वीनर, वेरी वेल स्पोकन, जिन्होंने अभी पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर बोला है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का। अगर आप लोग इतने ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, सबसे पहले तो एड टू सिविल एक्शन वाली जो क्लॉज है वो रिमूव करें। आप कहाँ से एंटी एस्टैब्लिशमेंट? आप लोगों की तो पूरी की पूरी काबीना डिटरमिन ही पेशावर कोर कमांडर के घर के अंदर हुई है। आप लोगों की मीटिंग्स के जलसात वहाँ पे, आप लोगों के इजलास वहाँ पे होते रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग होती नहीं। वन द इलेक्शन, वन इट अगेंस्ट पीटीआई। सो ये हमें नजर आ रहा है कि अगर एएनपी यंग इम्पैक्टफुल पीपल हु आर कैंडिडेट्स हु आर एबल टू कनेक्ट विद द यंग माइंड्स एक अर्बन मैसेज के साथ इस तरह के लोगों को फील्ड करेगी, तो दोज पीपल आर गोइंग टू विन द इलेक्शंस। तो ये एक दूसरा डेमोग्राफिक एक अर्बन शिफ्ट हमारे पास है। और तीसरा, व्हेन इट कम्स टू एएनपी, आई थिंक एक बहुत बड़ी जो एएनपी की वोटर बेस थी, दैट वाज द वोटर बेस जो कि एक क्रिटिकल, स्टेट क्रिटिकल एक वोटर बेस हमारे पास थी, जिसकी नाराजगियां थी रियासत के साथ, जो कि 60s और 70s और 80s और 90s की दहाई की जो हमारे पास जो नेशनल अवामी पार्टी की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर चल रही थी। वो वाली जो वोटर बेस है पूरी की पूरी, दैट वेंट टू पीटीएम, एंड पीटीएम डज नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। सो वो सारा बेसिकली कट ऑफ हो गया, बिकॉज जब उन्होंने देखा कि एएनपी इज नाउ एंगेजिंग विद द स्टेट टू इम्प्रूव द कंडीशंस फॉर द पश्तून पीपल एंड फॉर पीपल अक्रॉस पख्तूनख्वा, तो भाई इसमें फिर वो रिबेलियन कहाँ है, वो चेजा कहाँ है इसमें, सुर्ख वाला जो कि अब आपको इमल वली के अंदर नजर आता है, जिस तरीके से वो टक्कर लेती हैं। सो इट्स दैट। सो आई थिंक वो वाली वोटर बेस और ये वाली वोटर बेस जो मैंने दरमियान में जिक्र किया है, ये दो बिल्कुल डिफरेंट वोटर बेसिस हैं। तो आपको लगता है पीटीएम कभी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेगी, मेन स्ट्रीम होगी? आई थिंक पीटीएम इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस। नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा कंबल है जिसके अंदर पेवंद लगे हुए हैं, एंड आई थिंक पीटीएम इज़ अ ब्यूटीफुल पेवंद इन हियर। पीटीएम बहुत
धड़ल्ले के साथ ऐसी बातें कर सकी है जो कि मेन स्ट्रीम सियासी जमातें नहीं कर सकी हैं। जब मेन स्ट्रीम सियासी जमातें कर रही थी उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। मंजूर पश्तीन इज़ अ ग्रेट स्पीकर। आई थिंक मंजूर पश्तीन इज़ इम्पैक्टफुल। यंग पीपल लाइक मंजूर पश्तीन, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आई थिंक मंजूर पश्तीन इज़ ब्रिलियंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। PTM इज़ नॉट विदाउट फ्लॉज, नो बॉडी इज़ विदाउट फ्लॉज। PTM के अंदर भी अच्छे खासे फ्लॉज मौजूद हैं। हम उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी थ्योरेटिकल लेवल पर ज़रूर होगी, लेकिन प्रैक्टिकल अमली जामा पहनाने की जब बात आती है तो PTM इज़ लाइक हमें नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, 40 years down the road, 10 years down the road, 20 years down the road, how are they looking at things, and if they are looking at things they are not communicating it very clearly। एक इतनी एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनके अंदर। एग्जैक्टली एक ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर नहीं है एक सर्टन लेवल की। लेकिन मेन स्ट्रीम का तो वो हिस्सा है। पाकिस्तान में जब आपको जेलें हो जाएं, आप पे पर्चे कट जाएं, आपकी सिमी और आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए, तो फिर आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए हैं। सो आई थिंक PTM इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। और PTM के साथ पाकिस्तान की और बहुत सी मेन स्ट्रीम जमातें, सियासी कुव्वतें ही सिर्फ नहीं, सियासी मूवमेंट्स भी उनको सपोर्ट करती हैं। सिंध मूरत मार्च जो कि ट्रांसजेंडर जस्टिस की मूवमेंट है, हम सपोर्ट करते हैं PTM को। औरत मार्च सपोर्ट करती है PTM को। स्टूडेंट्स राइट मार्च सपोर्ट करती है PTM को। तो PTM को भी और PTM के यंग कारकुनान को भी अब इस बात का अंदाज़ा है कि हम अकेले तो कोई जंग नहीं लड़ सकते, हम अकेले कोई सियासी मूवमेंट नहीं लड़ सकते। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। वेयर डू दे गो एंड व्हाट आर दे गोइंग टू कम अप विद? आई थिंक PTM का टेस्ट अगले 3 से 5 सालों के अंदर है, जब अभी TTP का एग्रेशन एक्चुअली स्टार्ट होगा। और जब TTP शुरू में तो स्टेट को मारती है ना हमेशा। एक ज़माने में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब पे हमले हुआ करते थे, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे इस मुल्क के। तो इनिशियली तो स्टेट पे हमले होते हैं, लेकिन देन क्रेजी मैन और क्रेजी मैन, ब्लड लस्ट तो नहीं कम होता, किसी को तो मारने इवेंचुअली वो सिविलियंस पे भी आना शुरू करेंगे। सो पाकिस्तान के लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी है, पख्तूनख्वा के लोगों की, वो भूल गए हैं दहशतगर्दी जो अब अभी वो अभी ख़त्म जल्दी हुई भूल है, गए। बहुत जल्दी भूले हैं। राहील शरीफ साहब ने जो ख़त्म कराई है, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। जब दोबारा स्टार्ट होगी, आई थिंक दैट्स वेयर द ट्रू टेस्ट ऑफ PTM लाइज देन, कि फिर उनका नैरेटिव क्या होगा, वो किस तरीके से आगे आएंगे। विल दे बी एबल टू कन्फ्रंट द तालिबान ऑन देयर आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस और नॉट। ओके, एक अब आजकल के जो हालात हैं, बज़ाहिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और रियली शायद शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? बज़ाहिर बज़ाहिर ओके। हाँ, मतलब हम पोस्ट तो यही करते हैं ना यार, सब यस चल रहा है, डॉलर भी कंट्रोल में, इकोनॉमी हमारा सरप्लस में जा रहा है, डेफिसिट नहीं है। तो आपको लगता है ये किसी तूफान का पेशखेमा है इससे पहले? तूफान का ही तो पेशखेमा है। तो कोई ये नहीं बड़ा अपहेवल आने वाला है अब सियासी, बिलावल Massive. वजीर आज़म बनेगा या इस Oh, तरह की that कोई? way. I mean, I wouldn't mind it. I know, we would love to have him. I wouldn't mind it I at all. mean, the Bilawal Bhutto Zardari is brilliant. brilliant and articulate, very Absolutely good. brilliant. Bilawal Bhutto Zardari is definitely the future. Bilawal Bhutto Zardari Saab, if you're listening to this, I would love to sit down and have a coffee with you one of these days, even if it's just for 15 minutes. I think Bilawal Bhutto Zardari is brilliant. I do not know, possibility exists करती है definitely. I think जब एक इतनी narrow government हो, एक इतनी minority government हो हमारे पास एक तरीके से ना, because Pakistan Muslim League Noon is not the biggest political party in the parliament right now, Yeah. right? तो changes तो आ सकती हैं, upheavals तो आ सकते हैं, और सारी बातें साइड पर रखते हैं, हकीकत की तरफ आते हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी की बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वार दोस्ती है। इट वॉज वेरी मच पॉसिबल जब तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा थी, शहीद मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब के साथ मिसाक जमहूरियत साइन कर चुकी थी। और आपको याद होगा जब वो हुआ भी था, आई थिंक इट वॉज द वाटरशेड मोमेंट इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जब दूसरी गवर्नमेंट के डिसमिसल हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक्चुअली सेलिब्रेटेड इट, एंड नवाज शरीफ साहब वॉज ऑलवेज कंप्लिसिट इन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का डिसमिसल। तो जब वो लोग मिसाक जमहूरियत को पहुंचे, इट वॉज लाइक व्हाट द हेल। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर कल इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब को बोलते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाओ फॉर अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0। ये अगर हो गया, अगर ये हो जाता है, एस्टैब्लिशमेंट क्लीन बोल्ड है, बिकॉज ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं करी। इनफैक्ट वो दे स्पेसिफिकली वांट दिस नॉट टू हैपन, सो दे आर मेकिंग श्योर कि उनके जो प्लांट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इस किस्म का नैरेटिव पुश करते रहेंगे, अग्रेसिव किस्म का, कि लोग इसके ऊपर ना आए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत डिफ़िकल्ट फ्रेंडशिप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भूली नहीं है
कि 2008 2013 उनके साथ क्या किया गया. दे हैवंट फॉरगॉटन द मेमो गेट. और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने क्या रोल प्ले किया था. और अभी भी अगर आप बिलावल भुट्टो साहब के बयान कभी सुने तो वो बोल देते हैं बीच में कभी कभार कह देते हैं, जख्म डिप्लोमेसी. छीलते हैं थोड़ा सा। हाँ, डिप्लोमेसी सारी अपनी जगह, मगर वो बोल देते हैं कि हमें बताया नहीं क्या, हम किस किस्म के पार्टनर्स हैं. सो हो सकता है कि आप फीवल्स आ जाएं. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक हाइब्रिड रजीम के अंदर, एंड लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज, ठीक है, मैं किसी डेमोक्रेसी के फसाड के अंदर नहीं यहाँ पे प्ले करना चाहती. दिस इज अ हाइब्रिड रजीम, देयर इज नो लाइंग अबाउट इट. जब आपकी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसके प्राइम मिनिस्टर हों वो रिजर्वेशन शो कर रहे हो ऑन द इंटीरियर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, उनके बड़े लीडर हैं, तो फिर इट्स ऑब्वियस कि इट्स अ हाइब्रिड रजीम एंड इट्स ऑल इज नॉट गुड. I think it is going to All stay is not here. good in the house of Saud. Let's just put it that way. So I think it's एक ज़रा सा एक hybrid regime जो हमारी चल रही है करंट, उसके अंदर it's always going to be about who has the best team. And that's always the contest that is going to be who has the best team. I think Sayyid Muzammil Shah Saab, love him as a journalist, love him as a friend, love him as a human being. बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग क्लार्क्स टू द वॉइस रॉय कह सकते हैं. एक वॉइस रॉय होता है, उसके क्लार्क्स होते हैं. सो हु हैज़ द बेस्ट क्लार्क्स? So we game basically, I think this is where it is at. Does PMLN have the better clerks? Yeah. Or does Pakistan People's Party have the better clerks? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने क्लार्क्स दिखा चुका है, दिखा रहे हैं. पख्तूनख्वा की अगर आप if anybody wants to look at what PTI's governance is capable of, all you have to do is look this way across the river Indus onto खैबर पख्तूनख्वा, और आपके आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गवर्नेंस का कितना मेटल मौजूद है. ये बेसिकली राइट विंग पार्टीज क्लेम भी करती हैं, और मैंने खुतबों में खुद भी सुना है कि जी जेंडर चेंज करना तो इतना आसान है पाकिस्तान में, तो मसला ही कोई नहीं है इतना. नॉट एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेंडर चेंज होता ही नहीं है, तस्ही होती है. देखिए, एक है तब्दीली और एक है तस्ही. तब्दीली इज समथिंग एल्स, एंड तस्ही का मतलब ये है कि जी एक इनकरेक्ट चीज़ लिखी हुई थी, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं. सो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अपना जो जिन्स मार्कर है शनाख्ती कार्ड पे, वो मर्द से ख्वाजा सरा या औरत से ख्वाजा सरा करा सकते हैं. औरत से ख्वाजा सरा आज तक मेरे ख्याल से एक इंसान ने कराया शायद, जो नादरा का अपना डेटा है. मर्द से ख्वाजा सरा का जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 5,600 अफराद ने कराया. ये टोटल नंबर है 5,600, बस. दैट्स इट. और मर्द से ख्वाजा सरा का होता है. फिर ख्वाजा सरा के अंदर 3 कैटेगरीज हैं. ख्वाजा सरा मर्द कि आपकी जो जिस्मानी आपकी हालत है वो ज़्यादा मर्दाना है कि जनाना है, विच नॉर्मली बेसिकली मीन्स कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो पीनस को रिजेंबल करते हैं ज़्यादा या नहीं. दूसरा होता है ख्वाजा सरा औरत, और वो ये है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स वो ज़्यादा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं. और तीसरा हमारे पास होता है खुनसा मुश्किल, जिसमें यह कि आपके जो जेनिटल्स हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो एम्बिगुअस है. सो ये 3 कैटेगरीज बेसिकली होती हैं, और ये 3 कैटेगरीज भी इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर आगे फिर आपकी इनहेरिटेंस डिटर्मिन होती है. तो पाकिस्तान में बेशतर अफराद का ख्वाजा सरा मर्द होता है, कुछ का ख्वाजा सरा औरत लिखा होता है. मेरा ख्वाजा सरा औरत है, और कुछ का खुनसा मुश्किल होता है. ख्वाजा सरा मर्द को बेटे का हिस्सा मिलता है, ख्वाजा सरा औरत को बेटी का हिस्सा मिलता है, और खुनसा मुश्किल को बेटे और बेटी का हिस्सा कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाल के वो दिया जाता है. ओके. तो हमारे पास तो जो हम लोग कहते हैं ना कि लड़के जो हैं एक खुसरे बांध रहे हैं, जो राइट विंग का बेसिकली आर्गुमेंट है, ये लड़कियां बन रही हैं, हम तो लूज कर रही हैं. मेरे पास बेटे का हिस्सा था, मुझे तो बेटी का हिस्सा मिलेगा. और अगर खुनसा मुश्किल अगर हम हैं, हम बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो भी हमारा हिस्सा कटेगा. दैट इज, उसमें तो कोई प्रिविलेज नहीं है किसी किस्म की. नंबर 1. नंबर 2, आप जब जाते हैं अपना जेंडर चेंज कराने के लिए, तो आपको बाकायदा बताया जाता है कि ये एक वन टाइम चेंज है. अभी आप अगर करा रही हैं, इसके बाद आप सिर्फ एक दफ़ा दोबारा चेंज करा सकती हैं, वो भी रिवर्ट है, मेल से एक्स या मेल से ख्वाजा सरा. और ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि जी बहुत मुश्किल हो गई है, मैं नहीं जी सकती ख्वाजा सरा के शनाख्ती कार्ड के साथ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे पास आएंगी, हम ख्वाजा सरा से वापस मर्द का कर देंगी, और फिर आपका जो जेंडर का खाना है वो हमारे सिस्टम में लॉक हो जाएगा. फिर आप ज़िंदगी भर उसको चेंज नहीं कर सकती. So this is just one time option. इट्स अ वन टाइम ऑप्शन, और आपको कैटेगोरिकली बताया जाता है. नंबर 3, यू आइदर हैव टू ब्रिंग योर पेरेंट्स or your guardians, or a grade 18 and above officer has to testify and authorize and notarize the CNIC form के ऊपर जेंडर चेंज जो आपका होता है बेसिकली. दैट इज हाउ इट हैपेंस. इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम लोग गए, हमने बोला जी हम खुश नहीं हैं, तो हमें औरत का शनाख्ती कार्ड दे दिया. औरत का तो मिलता ही नहीं है, एक्स का मिलता है. औरत का अगर आपने बनवाना है या मर्द का अगर आपने बनवाना है, तो उसका ताल्लुक ट्रांसजेंडर कानून, ट्रांसजेंडर लॉ से नहीं है. उसका ताल्लुक जिसको हम लोग केस लॉ कहते हैं उससे है,
कि अदालतों ने यह फैसला किया हुआ है कि अगर आप एक्चुअली में फ़ीमेल हैं, अगर आप एक्चुअली में मेल हैं, आप ज़्यादा फ़ीमेल हैं या ज़्यादा मेल हैं, एक्स आप नहीं हैं, ख्वाजा सरा आप नहीं हैं, तो आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। और अगर वो डॉक्टर्स का बोर्ड डिटरमिन करता है कि दिस पर्सन क्वालिफाइज टू बी अ वुमन या दिस पर्सन क्वालिफाइज टू बी अ मैन, तो फिर वो जाते हैं और उनका जेंडर चेंज होता है। और वो आज तक मेरे ख्याल से किसी का भी क्वालिफाइड टू बी अ मैन तो हुआ ही नहीं है। क्वालिफाइड टू बी अ वुमन हुआ है कुछ का, क्योंकि उनकी वजाइना थी। तो उस पर उनको फिर कहा गया कि जी दीज आर वुमेन। वजाइना के साथ आप मर्द नहीं हो सकते, क्योंकि सीधी सी बात है। सो दैट इज उनको फिर वाला दिया गया। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो ये ट्रांसजेंडर बिल था, उस पे फिर क्या एतराज़ था कि वो जो हम मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं वोट जाएंगे? चाहिए थे। जमात इस्लामी had to fight for votes, and Senator Mushtaq Ahmed had a very important and very integral role in the Jamaat Islami establishment. And Senator Mushtaq Ahmed comes from Jamaat Islami Pakhtunkhwa, as do Sirajul Haq Sahab. And Jamaat Islami Pakhtunkhwa is Jamaat Islami Pakhtunkhwa. जमात इस्लामी पख्तूनख्वा का रोल आपको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने लड़के जलाए हुए हैं। इस्लामी जीमत तलबान है, पेशावर यूनिवर्सिटी में, गोमल यूनिवर्सिटी में, हज़ारा यूनिवर्सिटी में। इट इज़ अ रूथलेस, ब्लड थर्स्टी, बॉर्डरलाइन क्रेजी, साइकोटिक जमात। जमात इस्लामी कराची इज़ वेरी डिफरेंट। जमात इस्लामी कराची वुमेंस एजुकेशन की भी बात करती है, गर्ल्स एजुकेशन की बात भी करती है, बनो काबिल प्रोग्राम की बात भी करती है, ख्वाजा सराओं को सीटें देने की बात भी करती है कि जब लॉ आ गया तो हम अपनी ख्वाजा सरा बिठाएंगे सिटी काउंसिल के अंदर। इट्स वेरी दैट। एंड सेनेटर मुश्ताक अहमद की जो टीम उनको एडवाइस कर रही थी वो ये, दीज वर ऑल दीज लाइक राइट वेस्ट के राइट विंग के इंस्पायर्ड सारे के सारे बच्चे बच्चियाँ। एक पूरा दौर गुजरा है जमात इस्लामी का। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी फेजेस आती हैं ना। तो मेरे ख्याल से सिराजुल हक साहब के अंडर जो जमात इस्लामी थी, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जमात इस्लामी। हाफिज़ नईम साहब के नीचे मुझे कुछ थोड़ी सी होप्स हैं कि इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। एक मिडिल ग्राउंड पे एटलीस्ट ज़रूर आएंगे। ये जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ख्वाजा सरा होते ही नहीं है और हर ख्वाजा सरा का मेडिकल चेकअप होगा, तो फिर इस पर हमारा फिर ये जवाब है, फिर आपका भी होगा और आपकी बेगम का भी होगा, आपके बच्चों का भी होगा, आपकी बहुओं का भी होगा, यहाँ पे तो सबका फिर सबका होगा। हाँ, सबका स्वैब टेस्ट होगा। सब एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट टेस्टेड। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी औरत का पर्दा, आपके बेटे का पर्दा और हमारी शलवारें नीचे। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। अगर जेंडर टेस्टिंग के बाद आपको CNICs मिल रहे हैं ना, फिर वो सबके होने चाहिए, वरना तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अगेंस्ट, वो सेक्स की बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्रेसिटली आउटराइटली बैन करता है। तो ये जो जमात इस्लामी की डिमांड है कि इनकी सेक्स टेस्टिंग कर उनको ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड देने से पहले, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दिस इज़ हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उनके साथ बेसिकली जहाँ पे आता है। बाकी वो कहते हैं कि ये गे मैरिज मांग रहे हैं, हम क्यों गे मैरिज मांगे? गेज किस हम हैं नहीं ना, हमने मर्दों से शादियाँ करनी है। आई मीन कम ऑन, फॉर हेवन सेक। यहाँ पे लड़कों को जो लड़की पसंद होती है उससे उसकी शादी नहीं हो रही होती। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि ये कहाँ की ये बात है कि जी ये इनकी जो है मर्दों से शादियाँ हो जाएंगी? क्या रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट है सर ये। लाइक हम इसी माशरे में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो शादी ब्याह पे जब लोग आएंगे तो उनको नज़र नहीं आएगा, उनको पता नहीं चलेगा। दिस इज फनी, यानी कि हम हंसते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ ना, तो एक छोटी सी ट्रांस बच्ची है 19 साल की, मेरे ख्याल से 21 ईयर्स की, बड़ी क्यूट है। शी इज़ अ डांसर इन कराची। उसका मुझे फ़ोन आया कि मेहरा बापी ये मैं इस तरह भी देख रही थी कि ट्रांसजेंडर मैरिज का जो है तो वो लॉ आप लोगों ने पास करवाया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये इसका जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन है ये मुझे कहाँ जाके करानी होगी, मैं कौन से दफ्तर में जाऊँ? तो फिर मुझे उसको बताना पड़ा। मैंने कहा जान ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बहुत डिसअपॉइंट हुई। कहती है ओ अच्छा, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं शायद कर सकती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, ये नो, वी आर नॉट देयर। उसमें बहुत वो वी आर नॉट देयर। वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसे फ़ुक़हान को भी बैठना पड़ेगा, रिलीजियस थॉट लीडर्स को भी बैठना पड़ेगा। वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कल को बात होती है इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर अफराद की शादी की, तो उसमें मेरे ख्याल से फिर मेडिकल बोर्ड्स का जिक्र भी आएगा, और वहाँ पे तो हम मानने को तैयार भी हैं। रियलिस्टिकली जस्ट लाइक रियलिस्टिकली या ऑनेस्टली, लाइक अगर आप, और वो मैं ये भी समझती हूँ कि एम और एक्स की शादी नहीं हो सकती। वो फिर यही है ना कि आपकी शादी सिर्फ तब भी होगी अगर आप बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ वुमन को सेटिस्फाई करती हैं। अब वो बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं? वो क्रोमोसोम्स तो नहीं हो सकते, बिकॉज बहुत सी ऐसी औरतों की शादियाँ हुई हुई हैं जिनको शादी के भी बहुत सालों के बाद जाके पता चलता है कि हमारे क्रोमोसोम्स XXY हैं। बिकॉज उनकी इंटरसेक्स कंडीशन पोशीदा होती है, देखने में वो उनको बेटी के तौर पर पाल पोस के बड़ा किया गया होता है।
तो फिर आप क्या करोगे? उनको मर्दों का शनाख्ती कार्ड दोगे वाई क्रोमोसोम की वजह से? अजीबो गरीब सी बात है ना, उठ पटांग सी बेसिकली बात है। तो कल को अगर ख्वाजा सरा की शादी की बात आती है मर्द के साथ, तो उस पर भी यही वाली बात है कि आप बायोलॉजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, उससे मेडिकल टेस्टिंग होगी। उस पर हम बिल्कुल एग्री करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उस बात से कि फ़ीमेल का आईडी कार्ड देने के लिए और मेल का आईडी कार्ड देने के लिए अगर मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत है, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। अदर देन जेंडर, बाकी सारी माइनॉरिटी राइट्स, हिंदुओं के, अहमदियों के और दूसरे लोगों के, क्या ये माशरे की जिम्मेदारी है कि वो दे, या ये कि रियासत की जिम्मेदारी है? राइट्स देना तो हमेशा रियासत की जिम्मेदारी होती है, माशरा माशरत करता है, दैट इज़ इट। और माशरे के ऊपर रियासत किस तरीके से इन्फ्लुएंस भी करती है, राइट। बहुत सी ऐसी राइट्स हैं जो रियासत ने दी हुई हैं मगर माशरे ने दी हुई। अगर आप गौर करें तो हमारी रियासत तो एक तरीके से रिफ्यूज है औरतों के लिए। द ओनली टाइम आर रियासत वॉज वेरी एंटागनिस्टिक टूवर्ड्स वुमेन वॉज ज़ियाउल हक का टाइम, जब एक्चुअली औरतों को हर्ट किया गया ना, रियासत ने किया कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो। पाकिस्तान की रियासत तो काफ़ी जगहों पर रिफ्यूज देती है औरत को और मर्द को। माइनॉरिटी में चले, लेट्स बी ऑनेस्ट, अहमदी को तो बिल्कुल नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। और मैं उस पर कुछ इतना कह भी नहीं सकती बिकॉज आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ऑन दैट इशू। मुझे कुछ इतना अहमदियत के बारे में पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जो मेरे 2-4 दोस्त हैं जिनका मुझे बाद में पता चला कि वह अहमदी हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, दे वेरी नाइस पीपल, मुझे तो बड़े पसंद हैं वो। ना उन्होंने मुझे कभी बताया अपने मज़हब के बारे में, ना मैंने कभी उनके मज़हब के बारे में पूछा। लेकिन इतना हमें पता है कि अहमदियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, बहुत बुरे तरीके से उनकी प्रोसिक्यूशन की जा रही है और इस प्रोसिक्यूशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम मोमिनियत की मिसाल कायम कर रहे हैं उन लोगों को प्रोसिक्यूट करके, जो कि मुझे बात बहुत गलत लगती है। तो मैं किसी किस्म की रियासत को फूल नहीं पहनाऊंगी। मैं ये भी झूठ नहीं बोलूँगी कि रिलीजियस माइनॉरिटी साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मगर साइमल्टेनियसली मैं ये वाली बात भी कहना चाहूँगी कि रिलीजियस माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रही है वो स्केड्यूल्ड कास्ट्स हैं। कोली बरादरी हमारे पास होगी, भील बरादरी हमारे पास सिंध की होगी। ये एंगल हम हमेशा भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि जी हिंदू लड़की किडनैप हुई है, हम ये वाली बात साथ अटैच करना भूल जाते हैं कि स्केड्यूल्ड कास्ट की हिंदू लड़की किडनैप हुई है। मैं ये वाली बात आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस कैमरे के ऊपर कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे माइनॉरिटीज़ से काफ़ी दोस्त भी हैं और मैंने रिसर्च भी की हुई है माइनॉरिटीज़ के इशूज़ के ऊपर। पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर भी कास्टिज़म का इशू मौजूद है। जब रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी की रिजर्व्ड सीट के ऊपर क्रिश्चियन अफराद को, हिंदू अफराद को रिप्रेजेंटेशन देते हैं पार्लियामान के अंदर, तो वो भी हम लोगों ने वहाँ की जो एक सिलेक्टेड एलीट कास्ट है, ग्रुप है, हम लोगों ने उसको दी हुई है। पहली दफ़ा जब किसी कोली खातून को मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन दी है तो वो कृष्णा कुमारी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कह के सेनेट का टिकट दिलवाया था। सो अदर देन दीज गुड लीडर्स जो पीपल्स पार्टी के टॉप पे हमें नजर आते हैं, अवामी नेशनल पार्टी में हमें नजर आते हैं, आई थिंक मरीम नवाज साहिबा का भी प्रॉब्ली हर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, यू नो। खान साहब टू प्रॉबली, बट लाइक मैं क्या कह सकती हूँ, वॉक द टॉक ना। दिल अच्छा होने की, दिल अच्छा, मेरा भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है, मुझे अमल करके दिखाएं, फिर हम माने कि आपने कोई ढंग का काम किया। लेकिन अदर देन दैट रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स के अपने अंदर भी बाकायदा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बनी हुई हैं। इसको मैं माइनॉरिटी कैपिटलिज्म कहती हूँ कि हर माइनॉरिटी के अंदर वो एक टोकन माइनॉरिटी उठ के ऊपर आ जाती है जिसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है और वो बैठ के अपने आप को एनरिच करती जाती है और नीचे वाला जो बाकी कम्युनिटी है उसकी वो गरीब से गरीब तर होती रहती है। सो आई थिंक कास्टिज्म एंड क्लासिज्म इज़ अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। Thank you so much. I still have so much to talk about. You can. Thank you. We have taken so much of your time. You're very welcome and thank you so much for having me. I think we had a very fun discussion. Oh, absolutely. It was between the lines हम गए हैं, आज आप लोगों ने बहुत, हमने सतही बातें हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की।